तो बच्चों आज ये आपका थर्ड असाइनमेंट है। ठीक है, फर्स्ट टू असाइनमेंट आप मैनुअली कर चुके हैं, थर्ड में आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो इसमें हम क्वेश्चन 14 से स्टार्ट कर रहे हैं। 14 क्वेश्चन आप पढ़ो, देखो कहाँ से ये क्या बता रहा है। इसमें ये बोल रहा है कि एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एंड थिकनेस टी इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर ये बता रहा है कि आपके सामने एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। ठीक है, जिसमें आप जानते हैं कि ऐसे दो प्लेटें होती हैं, और इसमें ये बोल रहा है कि आपके पास एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब है जिसको आपने इसमें इंसर्टेड किया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने दो प्लेटें बना दी हैं, इनके बीच में मैं क्या कर रहा हूँ, एक डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट कर दे रहा हूँ। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट प्लेट है बेटा, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फर्स्ट प्लेट है कैपेसिटर की, और ये कैपेसिटर की कौन सी प्लेट है, सेकंड। ये सेकंड प्लेट है और ये वाली आपकी फर्स्ट प्लेट है, और ये जो बीच में बॉक्स जैसा बना हुआ है ये आपका क्या है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोल रहा है कि जो प्लेट हैं उनके बीच का गैप आपका स्मॉल डी होता है, आप जानते हैं। ठीक है, प्लेट सेपरेशन यहाँ पर बोल रहा है स्मॉल डी, और जो डाइलेक्ट्रिक है उसकी थिकनेस बोल रहा है स्मॉल टी। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस है टी। तो आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी है इस कैपेसिटर की। ठीक है, देखो जब डाइलेक्ट्रिक नहीं होता है तो कैपेसिटेंस क्या होती है, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। ये डेरिवेशन आपने किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक आपने फिल किया हुआ है। अच्छा, ये डाइलेक्ट्रिक अगर पूरे में फिल होता तो आप कैपेसिटेंस क्या लिखते, तो आप लिखते के टाइम्स ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इसका भी डेरिवेशन है। लेकिन यहाँ पर ये डाइलेक्ट्रिक पूरे में फिल ना होके पार्शियली फिल है। कैसा फिल है हमारा, पार्शियली। ठीक है, तो पार्शियली केस में हम कैसे निकालेंगे उसको समझो। सबसे पहले हम यहाँ पर वोल्टेज निकालेंगे V1। ठीक है, यहाँ पर आप चेक करना कि पहले ये वाला वोल्टेज निकालेंगे V1 इस वाले रीजन का, और फिर यहाँ का वोल्टेज निकालेंगे V2। तो डाइलेक्ट्रिक का टोटल वोल्टेज क्या हो जाएगा V, वो हो जाएगा आपका V1 प्लस V2, मतलब कैपेसिटर का पूरा पोटेंशियल लेफ्ट प्लेट से लेकर के राइट प्लेट तक का वो हो जाएगा V1 प्लस V2। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करने वाले हैं, हम फाइंड आउट करने वाले हैं वोल्टेज V इक्वल टू वी वन प्लस V2। ठीक है, तो वोल्टेज देखो कैसे हम फाइंड करते हैं। तो V1 लिखने का बेटा फॉर्मूला होता है V1 इक्वल टू ई इंटू डी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ई की जगह E1 इंटू टी। अब देखो V1 कौन सा वोल्टेज है, ये वाला है। तो इस वाले रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड आपने क्या एज्यूम कर लिया, E1, और बाहर वाले रीजन में कितना मान लिया, E2। तो E1 क्या लिखेंगे हम, E1 इंटू टी लिखेंगे। V1 को क्या लिखेंगे, इस V1 को E1 इंटू टी, प्लस ये V2 क्या होगा हमारा, ये होगा E2, यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड E2 इंटू डी माइनस टी। डी माइनस टी रीजन में ये E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर E1 हम जानते हैं, डाइलेक्ट्रिक के अंदर बेटा क्या होता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का के टाइम कम हो जाता है डाइलेक्ट्रिक के अंदर। ठीक है, पोलराइजेशन की वजह से, इंटू टी कर देंगे, प्लस यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हम क्या यूज़ कर रहे हैं, ई नॉट। तो यहाँ पर एयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई नॉट ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ई नॉट और साथ में क्या लिख देंगे हम, डी माइनस टी। अब देखो यहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, ई नॉट की वैल्यू हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, ई नॉट, और यहाँ से आ जाएगा टी अपॉन के प्लस डी माइनस टी। ठीक है, ये पार्ट आ गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो वी ई नॉट है, ई नॉट को हम लिख सकते हैं सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। हम जानते हैं कैपेसिटर के अंदर इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अच्छा, इस वाले पोर्शन को आप पहले लिख लो डी माइनस टी, और इस वाले पोर्शन को आप बाद में लिख लो, एक ही बात है। ऐसा करने से आपको याद अच्छे से हो जाएगा, डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो ये वी आ गया। अब स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 आपका है कैपेसिटेंस निकालने का, सी इक्वल टू क्यू अपॉन वी। तो Q की वैल्यू हम Q रखेंगे, पॉजिटिव प्लेट का चार्ज, और V हम ये निकाल चुके हैं यहाँ पर, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और D माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो ये Q होता है, ठीक है, इसको हम Q को अभी Q रहने देते हैं, लेकिन ये जो सिग्मा है इसको हम लिख देते हैं Q अपॉन ए। आप जानते हैं सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो इसको Q अपॉन ए आप लिख दो, और अपॉन में आपका कंटिन्यू रहेगा ये एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ठीक है, तो Q से Q कैंसिल, तो ये ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर आ जाएगा। तो आपका फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो हमें चाहिए था,
दैट इज ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। ठीक है, तो इसको आपने थोड़ा सा याद रखना है डेरिवेशन। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। इसके सेकंड पार्ट में देखो क्या बोल रहा है। सेकंड पार्ट थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज सेकंड इन पैरेलल अक्रॉस ए डीसी सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, अब यहाँ पर जो पहली लाइन में इसने बोला है उसको मैं डायग्राम में आपको लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, जो पहली लाइन में बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारे पास दो कैपेसिटर हैं, एक है C1 एक है C2, अलग अलग कैपेसिटेंस है। ये हमें फाइंड भी करनी है इस क्वेश्चन में, C1 C2 क्या है। इनको बोल रहा है एक बार तो आप सीरीज में जोड़ दो। ठीक है, C1 C2 हमारे क्वेश्चन मार्क है, ये निकालने हैं। इनको एक बार सीरीज में जोड़ा है 100 वोल्ट की डीसी बैटरी से। ठीक है, और एक बार बोल रहा है कि दोनों कैपेसिटर को हम कैसे कनेक्ट कर देंगे, पैरेलल में। ठीक है, इस तरीके से पैरेलल में हमने कनेक्ट कर दिया। आप जानते हैं पैरेलल में हम कैसे कनेक्ट करते हैं। ठीक है, ये दो कैपेसिटर हैं आपके C1 और C2, ये आपके पैरेलल में जुड़े हैं कितने वोल्ट से, 100 वोल्ट से। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम दो कैपेसिटर को एक बना सकते हैं। फॉर्मूला होता है 1/c बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो C क्या निकल के आता है, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ पर दो कैपेसिटर की जगह आप एक ही कैपेसिटर लगा लो, और वो एक कैपेसिटर आप क्या लिखोगे, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ठीक है, और वो कैपेसिटर किससे कनेक्टेड माना जाएगा, एक 100 वोल्ट की बैटरी से। ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब उसके बाद यहाँ पर भी ये दो कैपेसिटर अलग अलग लिखने की बजाय हम पैरेलल में दोनों को एक ही मान लेते हैं। अब एक ही कैपेसिटर मानेंगे तो कैसे रिप्लेस करेंगे उसे, C1 प्लस C2 से। तो यहाँ पर हमने कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी है, वो है 100 वोल्ट की बैटरी। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इसको एक ही कैपेसिटर आप मानो, इसको भी एक ही कैपेसिटर मानो। दोनों कैपेसिटर में एनर्जी दे रखी है, पहले वाले में भी और दूसरे वाले में भी। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन में देखिए आप सेकंड लाइन में क्या लिखा हुआ है, दोबारा मैं पढ़ के बता देता हूँ फर्स्ट से ही। टू कैपेसिटर ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज देन इन पैरेलल बाय अ सोर्स ऑफ 100 वोल्ट। इफ द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कॉम्बिनेशन इन टू केसेस आर 40 मिलीजूल एंड 250 मिलीजूल रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर्स। ठीक है ना, ये बोल रहा है कि पहले में 40 मिलीजूल है पहले सिस्टम में, और दूसरे में 250 है। मतलब जब आप सीरीज में ऐड करते हो, तो सीरीज में ऐड करते हो तो एनर्जी को आपने क्या मानना है, 40 मिलीजूल। मिलीजूल का मतलब 10⁻³ जूल। किस केस में, पहले केस में। और दूसरे केस में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, वो हो रही है 250 मिलीजूल। उसमें लिखा हुआ था अभी 250 मिलीजूल, तो ये इसमें हो रही है। ठीक है ना। अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV²। ठीक है, हाफ CV²। तो यहाँ पर अगर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो टू यू की वैल्यू आपकी 250 हो गई। ठीक है ना, 250 मिलीजूल 10⁻³ और हाफ की वैल्यू हाफ हो जाएगी। अब इस C की जगह आप क्या लिखोगे, C की जगह लिखोगे बेटा C1 प्लस C2। ठीक है, और V की जगह कितने का स्क्वायर आ जाएगा, V की जगह 100 वोल्ट है तो यहाँ पर 100 का स्क्वायर। तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 2 इंटू 250 क्या होता है 500, 10⁻³ और ये जो 100 का स्क्वायर है नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बचेगा C1 प्लस C2। कुल मिला के इसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी आपकी ज़्यादा बनेगी। तो कैलकुलेशन आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट अगर हैं तो कर सकते हैं, और बायोलॉजी के हैं तब भी डिवाइड मल्टीप्लाई इतना तो आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये आ जाएगा बेटा 10⁻⁻², यानी कि 10⁻³ और इसे 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं 5 इंटू 10⁻²। तो 4 3 7 और 2 माइनस होगा तो माइनस का 5। तो एक तो आपका ये बन गया C1 प्लस C2। मैं ये इक्वेशन यहाँ तक लिख के छोड़ दे रहा हूँ, C1 प्लस C2। अब मैं आता हूँ पुराने वाले सिस्टम में, सीरीज़ वाले में। सीरीज़ में बोल रहा है जो एनर्जी आ रही है 40 मिलीजूल, वो किसके बराबर आएगी, देखो तो सीरीज़ में फॉर्मूला होता है हाफ CV²। तो CV² तो हमें लिखना चाहिए, ये तो जनरल फार्मूला है, पर U की जगह क्या लिखना चाहिए हमें अब, 40 इंटू 10⁻³ और हाफ की जगह हाफ। अब ये C की जगह क्या लिखना चाहिए, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अब यहाँ पर आप ध्यान दो,
कि ये जो वी स्क्वायर है, अच्छा ये तो सेम ही आएगा, है ना। तो जो C1 प्लस C2 हम ऑलरेडी यहाँ से निकाल चुके हैं, जो आपका पैरेलल वाला कॉम्बिनेशन था, यहाँ पर आप देखेंगे ये वैल्यू आपको यहाँ पर रिप्लेस करनी है। तो यहाँ से C1 C2 में एक इक्वेशन आप निकाल पाओगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल 80 इंटू 10⁻³ अपॉन में 100 की पावर 2, और ये वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो यहाँ से C1 C2 में एक इक्वेशन निकल जाएगी। फाइनली आपको सॉल्व करके ये आंसर लाने हैं। C1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 40, ठीक है। मैं आंसर बता देता हूँ आपको। तो C1 आपका आ जाएगा 40 माइक्रोफेरेड। अब आपको मैथमेटिक्स थोड़ी सी लगानी है इसमें, और C2 आपका आना चाहिए 10 माइक्रोफेरेड। तो इस आंसर को आप वेरीफाई करके बताएं मुझे सॉल्व होके आता है या फिर नहीं, ठीक है। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक MCQ टाइप का क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसमें क्या क्या गिवन है, इसमें बोल रहा है कि 3 पॉइंट चार्जेस ईच ऑफ चार्ज क्यू आर प्लेस्ड एट द वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल ABC, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि एक तो आपके सामने ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का नाम दे रखा है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है इधर, और एक तरफ पॉइंट है आपका C, ठीक है। और ये बोल रहा है कि इसमें चार्ज क्यू आर प्लेस्ड ऑन द वर्टेक्स, हर एक कॉर्नर पर क्यू चार्ज मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्यू प्लेस कर दिया। उसके बाद बोल रहा है ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू 5L। जो आपकी ए बी लेंथ है 5L है, और ए सी लेंथ जो ए सी लेंथ है ये वाली, ये भी 5L है, और नीचे वाला जो बेस लेंथ है ये है 6L, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपने ये डायग्राम यहाँ तक बना लिया। उसके बाद बोल रहा है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। अब देखो ये जो साइड BC है, इस साइड BC का एक मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट D मान लो, यहाँ पर पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल एट D क्या होगा, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप यहाँ पर वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो और चेक करो इनमें से कौन सा आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, अगर आपसे नहीं होगा तो आप यहाँ पर सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं इस B वाले चार्ज की वजह से निकाल लेता हूँ D पर, और फिर इस C वाले चार्ज की वजह से निकाल लेता हूँ D पर, और लास्ट में A वाले की वजह से, ठीक है। तो B वाला चार्ज यहाँ से कितना दूर होगा, 3L। अब एक बार में एक ही चार्ज को दिमाग में रखो, ये Q चार्ज है। तो Q चार्ज से D पर पोटेंशियल क्या होगा, K Q अपॉन R। R की जगह क्या यूज करोगे आप, 3L। ऐसे ही जो ये C वाला चार्ज है, इसकी वजह से क्या होगा, K Q अपॉन R। R की जगह आप यूज करोगे ये वाली डिस्टेंस 3L। अब देखो ये 5L है, ये वाली वैल्यू 3L है, ये 5L है, ठीक है। तो ये वाली कितनी आ जाएगी पाइथागोरस से, 4L। तो ये जो Q चार्ज है इसकी वजह से यहाँ पर क्या होगा, पोटेंशियल ये हो जाएगा K Q अपॉन 4L, ठीक है। तो 4L इन में अगर आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2 टाइम्स KQ अपॉन 3L प्लस KQ अपॉन 4L, ठीक है। कॉमन ले लो, दोनों में क्या कॉमन है, K अपॉन L, यहाँ पर Q रह गया, तो KQ अपॉन L कॉमन है। तो पहले से KQ अपॉन L कॉमन लोगे तो 2/3 आ जाएगा, सेकंड वाले से KQ अपॉन L कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, 1/4। तो एलसीएम लोगे, 4 3 जा 12, और क्रॉस मल्टीप्लाई करो ऐसे, है ना, 4 2 जा 8, और 3 इंटू 1 करोगे तो 3। और यहाँ पर K की वैल्यू क्या है आपकी, 1/4πε0, आप लोग जानते हैं, और Q/L। तो 8 और 3 आपका 11 हो जाएगा। अब चेक करो कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है, ठीक है ना। यहाँ आ जाएगा 11/12, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4πε0 Q/L। 12 और 4 का मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 11/48 Q अपॉन, यहाँ पर देखो πε0L, क्या बचा, πε0L। तो ये चेक करो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। तो 48 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये फर्स्ट वाला। नीचे चेक करो πε0L, ठीक है। तो ये फर्स्ट आपका ऑप्शन हो गया। अब आप आंसर वेरीफाई करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट P is kept in a uniform electric field E. The amount of work done to rotate it from position of stable equilibrium to unstable equilibrium। देखो यहाँ पर दो बातें बोल रहा है। पहली बात, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, ठीक है ना। आपको ये समझना पड़ेगा कि हम स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, ठीक। देखो जब डाइपोल आपका
इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में रखा जाता है। जब डाइपोल को हम क्या रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। देखो ये बड़ा वाला एरो मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और छोटा वाला एरो मान लो आपका क्या है, डाइपोल मोमेंट है, ठीक है ना। तो ये देखो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, मतलब थीटा क्या है यहाँ पर 0 डिग्री। दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच का एंगल 0 डिग्री। और एक केस में यहाँ पर ऐसा बना देता हूँ जिसमें मेरा डाइपोल कैसा रखा है, मान लो अपोजिट। तो यहाँ पर ये है डाइपोल। डाइपोल आप जानते हैं माइनस क्यू प्लस क्यू डायरेक्शन होती है इसकी, माइनस क्यू से प्लस क्यू। मान लो ऐसे रखा हुआ है आपने डाइपोल, ठीक है, उल्टा। और इधर को क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब भी दो लाइनें अपोजिट होती हैं, ठीक है, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है आप बताओ। दो लाइनें जब भी अपोजिट होंगी, है ना, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका इधर को, और इधर को मान लो डाइपोल मोमेंट, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 180 डिग्री। तो ये होती है अनस्टेबल कंडीशन। अब आपको थोड़ा थ्योरी ध्यान रखनी पड़ेगी, अनस्टेबल किसको कहते हैं। यहाँ न्यूमेरिकल में आपको मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, स्टेबल अनस्टेबल ये आपको आना चाहिए, नहीं आता तो आप इसे सर्च करो। डाइपोल स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं, डाइपोल इन स्टेबल। तो जब थीटा 0 होता है तो ये होता है स्टेबल, ठीक है, और यहाँ पर अनस्टेबल है। अब ये बोल रहा है कि देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा हुआ है दो तरीके से, एक बार ऐसे रखा हुआ है, एक बार ऐसे। अब ये बोल रहा है कि डाइपोल को हमें क्या करना है, रोटेट करना है। रोटेट कहाँ से करना है, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल। मतलब पहले स्टेबल में था डाइपोल, इसको रोटेट करके इस सेकंड केस में लाना है, अनस्टेबल में लेके आना है, ठीक है। तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला इसका क्या कहता है, वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल क्या होता है, एक्सटर्नल वर्क डन, ये होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये चैप्टर 2 में डेरिवेशन है, आप इसको देख लेना ये रिजल्ट कहाँ से आता है, ठीक है। थीटा 1 होता है आपका इनिशियल कंडीशन में, इनिशियली डाइपोल कैसा रखा हुआ है, थीटा क्या है। और थीटा 2 आपका होता है फाइनल एंगल। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इनिशियल एंगल कितना डिग्री है, 0 रखा है पहले डाइपोल, ठीक है ना। थोड़ा सा अगर आप डायग्राम पूरा देख पाए तो डाइपोल कैसे रखा हुआ है पहले, 0 डिग्री पर। थीटा 1 0 और थीटा 2 कितना है, 180। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे, डाइपोल मोमेंट पी है, ये है ई, और कॉस 0 की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर कॉस 180 निकल के आएगा, ठीक है ना। अब जिनको याद नहीं है वो लोग याद कर लें वैल्यू, बेटा वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कॉस 180 की वैल्यू होती है -1, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो यहाँ पर ये सॉल्व होके आएगा पी। अब यहाँ पर 1 और 1 ये 2 हो जाएगा प्लस का इंटू पी। तो हमारा आंसर हो गया क्या, 2p, ठीक है। तो इसमें से आप ऑप्शन चेक करो कौन सा आएगा, पॉजिटिव का 2p, ठीक है। देखो माइनस भी है, इसमें आपको याद रखना है माइनस कब आता है, माइनस आता है अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वर्क डन पूछते, याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो प्रोसेस यही रहता, बस उस आंसर को चेंज कर देते हैं हम, यहाँ माइनस का साइन लगा देते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पूछता है तो, और एक्सटर्नल पूछा हुआ है तो हम यहाँ पर जो आंसर आएगा उसको कंसिडर कर रहे हैं 2p। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है उसको आप ध्यान से पढ़ो। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमारे पास दो कंडक्टिंग शेल हैं, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ो। टू कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल ए एंड बी ऑफ रेडियाई आर एंड 2r। तो हमारे पास दो शेल हैं, मतलब कि दो छोटे छोटे स्पेयर हैं, एक की रेडियस है बेटा r और दूसरे की रेडियस है 2r, ठीक है। एक बड़ा स्पेयर है और एक छोटा, इसकी रेडियस आप r मान लो और इसकी क्या मान लो, 2r, ठीक है। आगे पढ़ो, आगे क्वेश्चन में क्या लिख रहा है। आगे क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि यहाँ पर आप चेक करो, आर केप्ट फार अपार्ट एंड चार्ज टू द सेम चार्ज डेंसिटी सिग्मा। यहाँ तक रुक जाते हैं। ये बोल रहा है कि इस पर भी कुछ चार्ज दे रखा है हमने और इसको भी कुछ चार्ज दे रखा है, लेकिन चार्ज दोनों पे सेम नहीं है। एक पे है मान लो कुछ चार्ज है Q1 मान लो और एक पे Q2, लेकिन बोल रहा है क्या चीज़ सेम है, पहले वाले गोले का सिग्मा और दूसरे वाले गोले का सिग्मा सेम है। सिग्मा होता है बेटा जितना चार्ज देते हैं, चार्ज डेंसिटी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये होता है टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया, टोटल चार्ज अपॉन टोटल सरफेस एरिया Q अपॉन ए, यानी कि Q2 अपॉन, और इसको सॉल्व करोगे तो 4 पाई इंटू 4r², ठीक है। यानी कि आपका क्या आ जाएगा, Q2 अपॉन 16 पाई r²। ये आपकी सिग्मा की वैल्यू है। और पहले वाले का सिग्मा क्या आएगा, वो आएगा Q1 अपॉन सिंपल एरिया होता है 4 पाई r²। तो चार्ज अगर आप यहाँ से देखोगे तो अलग अलग आएंगे। पहले का चार्ज आ रहा है 4 पाई r² सिग्मा, इसको बॉक्स में बंद कर दिया, ये पहले गोले का चार्ज है। और दूसरे गोले का चार्ज आप देखो Q2 यहाँ से क्या आ जाएगा, ये 16 पाई जो है इससे मल्टीप्लाई होगा,
तो अगर आप Q2 मुझे बताएं कितना आएगा, तो Q2 निकल के आ जाएगा 16 पाई आर स्क्वायर इंटू में सिग्मा। इसको मैंने बॉक्स में बंद कर दिया। ठीक है, अब दूसरी लाइन पे आते हैं। दे आर कनेक्टेड बाय वन वायर, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द फाइनल पोटेंशियल ऑफ सेल। अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा जाने वाला है। इसमें एक कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपके पास दो स्फेयर हैं, ठीक है ना, दो स्फेयर है, मान लो एक गोले का वोल्टेज मान लो आप 10 वोल्ट है और एक गोले का वोल्टेज मान लो 20 है। जब भी हम इन्हें वायर से कनेक्ट करते हैं तो आपको याद रखना है, हमेशा ज़्यादा वोल्टेज वाले स्फेयर से चार्ज निकलना चालू होता है और कम स्फेयर वाले में ऐड होता है। मान लो इसमें पहले से चार्ज Q1 है तो इसमें चार्ज, और इसमें पहले से चार्ज Q2 है, तो Q2 वाले से इससे ज़्यादा इससे चार्ज निकलेगा। याद रखना है, जिसमें वोल्टेज ज़्यादा है उससे चार्ज निकलता है, तो चार्ज निकलेगा और इस 10 वाले पर आएगा, वो Q इसमें आ गया। और Q2 वाले से निकला है तो इसमें फाइनल चार्ज क्या रह जाएगा, Q2 माइनस Q, और इसमें चार्ज Q1 प्लस Q। ऐसा होने से क्या होता है, इसका वोल्टेज 10 वोल्ट से बढ़ता है, मान लो 10 वोल्ट से बढ़ के 15 हो गया है ना, या कुछ भी हो सकती है वैल्यू 15, और इसका 20 वोल्ट से घट के क्या हो गया, 15 हो गया। तो चार्ज का ट्रांसफर तब तक होता है जब तक दोनों का वोल्टेज क्या ना हो जाए, सेम। तो अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन पर। हमारे क्वेश्चन में देखो क्या गिवन है, मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो, मैंने डायग्राम बना दिया है। हमारे क्वेश्चन में गिवन ये है कि ये पहला स्फीयर है, इसकी रेडियस आर है और इस पर चार्ज दे रखा है 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। दूसरा गोला है, दूसरा स्फीयर, उस पर रेडियस 2r है और इस पर हमने चार्ज दे रखा है 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ये हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं पहले। अब देखो, इनको हम वायर से कनेक्ट कर रहे हैं, इन दोनों स्फीयर को वायर से कनेक्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि किस स्फीयर से किस स्फीयर में चार्ज जाएगा। तो याद रखना है, ऐसा नहीं होता कि जिस पे ज़्यादा चार्ज है उससे ही चार्ज निकलेगा, है ना, जिसका वोल्टेज ज़्यादा है उससे चार्ज निकलेगा। तो मैं दोनों के वोल्टेज कैलकुलेट कर ले रहा हूँ। पहले का वोल्टेज आएगा के क्यू अपॉन आर से, के क्यू वन अपॉन आर से, और दूसरे स्फीयर का वोल्टेज किससे आएगा, के क्यू टू अपॉन आर से। आर की जगह मुझे क्या लेना पड़ेगा, 2r, है ना, और यहाँ पर आर की जगह क्या लेना पड़ेगा, इसकी रेडियस। तो यहाँ पर अगर मैं V1 सॉल्व करता हूँ तो आप चेक करो क्या निकल के आ रहा है। Q1 की वैल्यू है बेटा 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। मैं चेक कर रहा हूँ वोल्टेज किसका ज़्यादा है, अपॉन में आर। और यहाँ पर V2 निकल के आएगा, वो आएगा K। Q2 की जगह मैं रख रहा हूँ 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, अपॉन में मैं क्या पुट करूँगा, 2r। ठीक है, तो वोल्टेज चेक करते हैं। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, 2 से 16 कैंसिल, 8 टाइम। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 8। ठीक है, आप इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, 8 के पाई आर सिग्मा। और यहाँ पर वोल्टेज क्या निकल के आया, 4। अच्छा, आर से आर कैंसिल, 4 के पाई आर सिग्मा। तो आप क्लियर देख पा रहे हो कि जो V2 की वैल्यू है बेटा, V2 की वैल्यू वो बड़ी है, 8 है, यहाँ पर 4 है, जस्ट डबल है। तो इसका मतलब चार्ज जो है हमारे बड़े गोले से Q चार्ज मान लो निकलेगा, कुछ चार्ज निकलेगा और इसमें आ जाएगा। तो इसका फाइनल चार्ज हो जाएगा Q1 प्लस Q। ठीक है, और इसका फाइनल चार्ज हो जाएगा Q2 माइनस Q। तो हमें दो काम करने हैं यहाँ पर। सबसे पहले तो हमें बेटा फाइंड करना है Q। एक बार Q निकल जाएगा, उसके बाद हमें फाइंड करना है, Q निकालने के बाद हमें फाइंड करना है पहले गोले का वोल्टेज, फाइनल वाला वोल्टेज। ठीक है, तो ये दो काम करने हैं। तो अब देखो फाइनली होगा क्या, चार्ज ट्रांसफर कब तक होगा, जब तक दोनों का वोल्टेज V1 और V2 आपस में क्या ना हो जाए, इक्वल। तो मैं इसको इक्वल कर रहा हूँ। तो दोबारा से मैं नीचे आपको शो कर रहा हूँ डायग्राम। ठीक है, यहाँ पर आप देख लीजिए Q1 प्लस Q और Q2 माइनस Q। तो पहले गोले का वोल्टेज लिखूंगा कि Q1 प्लस Q, ये फाइनल वोल्टेज है चार्ज के ट्रांसफर होने के बाद, के Q1 प्लस Q अपॉन आर। और दूसरे गोले का वोल्टेज लिखूंगा के Q2 माइनस Q, के Q अपॉन आर लिखते हैं, तो 2r। तो r से r कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो बेटा Q1 प्लस Q किसके बराबर आ जाएगा, Q2 माइनस Q अपॉन 2k। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2Q1 प्लस 2Q इक्वल टू Q2 माइनस Q। अब यहाँ पर ये जो Q चार्ज है ये यहाँ पर आएगा। ठीक है, Q निकालना है तो इस Q चार्ज को यहाँ पर मैं भेज देता हूँ। तो यहाँ पर 3Q बराबर क्या आ जाएगा, आप देखो Q2 माइनस 2Q1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ कि मेरी Q की वैल्यू क्या आ गई है,
Q की वैल्यू आ गई है बेटा Q2 माइनस 2Q1 अपॉन 3। तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। Q2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, आपको याद होगा 16 पाई आर स्क्वायर सिग्मा थी, ये Q2 की वैल्यू थी। और Q1 की वैल्यू क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। वीडियो में पीछे करके आप देखना, ये Q1 की वैल्यू आई थी, ठीक है। और ये Q2 की वैल्यू थी 16 अपॉन में आपको क्या करना है 3। तो देखो 4 टू जाए 8 और 16 में से 8 जाएगा 8, तो आंसर आ गया 8 पाई आर स्क्वायर सिग्मा अपॉन 3। ये ट्रांसफर वाला चार्ज आ गया, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है कि ये जो गोला है इसका फाइनल वोल्टेज क्या होगा। तो फाइनल वोल्टेज हम दोनों का निकाल लेते हैं, सेम ही होगा दोनों स्फीयर का। तो फाइनल वोल्टेज कैसे निकलेगा, तो फाइनल वोल्टेज में Q1 प्लस Q चार्ज है ना। Q1 का मतलब 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ये Q1 था पहला चार्ज, और इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे चार्ज, और ऐड क्या करेंगे Q। और Q की वैल्यू क्या है हमारी, Q की वैल्यू आप चेक कर सकते हो 8 पाई 8/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा, ठीक है। तो दोनों में क्या कॉमन है, देखो पाई आर स्क्वायर सिग्मा कॉमन है, तो यहाँ से बचेगा 4 पहले वाले से, और यहाँ से क्या बचेगा 8/3। तो 3 4 जा 12, 12 और 8 कितना होता है 20, 20/3 पाई आर स्क्वायर सिग्मा। ये हमारा चार्ज आ गया फाइनल, है ना। Q1 का हमारा कौन सा चार्ज आ गया, फाइनल। तो अब आप बताओ इस Q1 गोले का वोल्टेज क्या आ जाएगा, फाइनल वोल्टेज, है ना। वो आ जाएगा K इंटू फाइनल वाला चार्ज। फाइनल वाला चार्ज हम क्या लिखेंगे, फाइनल वाला चार्ज आ जाएगा 20/3 इंटू पाई आर स्क्वायर सिग्मा, और अपॉन में आर भी आता है। तो आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर आर इसकी रेडियस आर ही हम लेंगे, ठीक है ना। तो के देखो मैंने के रख दिया, क्यू रख दिया अपॉन आर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ रहा है, ठीक है। आंसर हमारा फाइनल आ रहा है के इंटू 20/3 इंटू पाई आर सिग्मा। अब कोई बच्चा के की वैल्यू रिप्लेस करना चाहता है तो रिप्लेस कर सकता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 20/3। देखो ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा ये क्या है, बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर आ गया 5 r सिग्मा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा पहले गोले का फाइनल वोल्टेज है, दूसरे का भी यही होगा क्योंकि फाइनली वोल्टेज क्या है, सेम हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इस बार इसमें आप एक बार और देखिएगा, इस पूरे क्वेश्चन को रिपीट करके पहले खुद से ट्राई कीजिए, देखिएगा तो आपको क्लैरिटी आएगी, ठीक है। तो अभी के लिए मैं इतना रख रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको समझ में आता है तो मैं कुछ क्वेश्चन और इसमें अपलोड करूँगा। ओके, थैंक यू।